हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स, और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है और उसकी डायरेक्शन में अंतर नहीं आता। उसमें अंतर तब आता है जब आप उसको एक नेगेटिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने छोड़ा था, उसके बाद एक नई चीज़ है जो मैं कल बताना भूल गया था, दैट इज़ कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर वो वेक्टर होता है, वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है उसे हम नल वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, अगर मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, इसको मैं छोटा करता जाऊँ, इसका मैग्नीट्यूड कम करता जाऊँ करते 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 इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो कर दूँ तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस बड़ा करूँ तो ये एक वेक्टर की फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। सिंपली एक पॉइंट नल वेक्टर नहीं हो सकता, बट अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होते 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 ज़ीरो हो जाए तो उसे नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक नेगेटिव ए वेक्टर है, मैं दोनों को जोड़ दूं तो वो ज़ीरो बना देंगे, क्योंकि ए वेक्टर अगर ऐसी डायरेक्शन को शो कर रहा है तो नेगेटिव ए ऐसी को शो कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड नल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हमें जो चीज़ पढ़नी है दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब हम नई चीज़ करने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं और उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये वेक्टर अलजेब्रा कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो मान लीजिए मेरे पास एक मास है, बॉडी है जिसका मास है m, और उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है 5 न्यूटन फोर्स, और एक इस फोर्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक और फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी, वो फोर्स इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, वो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी, वो फोर्स इन दोनों के बीच कहीं आ जाएगी, वो फोर्स किधर होगी, कितनी होगी, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। और ये पूरे का पूरा जो एनालिसिस है ये अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आता है, तो हम इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि अगर एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2 और दोनों में एंगल 45 डिग्री है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो इस वेक्टर अलजेब्रा में, एडिशन ऑफ वेक्टर में, सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल लॉ, ठीक है। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है ये जो गिवन है और एक बी वेक्टर है ये ऐसे गिवन है। तो इन दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। इन दो वेक्टर्स को समझने के लिए हम ऐसे मान सकते हैं कि एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक फोर्स ए ऐसे लग रही है और बी फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कैसे इसको ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया, ये मैंने आपको कल पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स में बताया था कि आप वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज करोगे, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करोगे, और वेक्टर को आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल होता है लॉ। देखो कैसे है, जैसे मान लीजिए मेरे को ए और बी वेक्टर्स गिवन है और मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करते हैं और जो ए वेक्टर का हेड है वहाँ से ये बी वेक्टर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कहने का कि ये बी वेक्टर को उठा के मैं ए वेक्टर के हेड से जोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो जाएगा और बी वेक्टर के हेड तक जाता है। मतलब कहने का कि अगर पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मैं एक लाइन से ज्वाइन करता हूँ, लाइन या एक वेक्टर से ज्वाइन करता हूँ, तो वो रिजल्टेंट कहलाता है। तो सी इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। ये सी इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। मैं ये बता रहा था कि 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 ऑलवेज इन वेक्टर वर्ड, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये 2 है और ये 3 है तो सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये नहीं है, ये कन्फ्यूज़न मत पालना, ठीक है। ये कैसे जुड़ते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बट सिंपली आपको अभी ये याद रखना है कि अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है तो आप पहले वेक्टर, जैसे a प्लस बी गिवन है तो आप a वेक्टर ड्रॉ कीजिए और a वेक्टर के हेड से b वेक्टर की टेल जोड़ दीजिए, और आपको ना घुमाना है इस वेक्टर को, ना डायरेक्शन चेंज करनी, ना इसका मैग्नीट्यूड। तो
अब पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दीजिए और आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसे हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। और ट्रायंगल लॉ की जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताता आपको। ठीक है, अब देखो इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी हम लिख लेते हैं। इफ़ वी टेक टू वेक्टर्स अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम दो वेक्टर लें अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। तो मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में जो तीसरी साइड है वो आपको डायरेक्शन देगी। ये रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि पहली साइड ऐसे, दूसरी साइड ऐसे, तो तीसरी साइड ऐसे होनी चाहिए थी, बट ये है उल्टी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ब्रेक हो गया, इसीलिए ये रिवर्स ऑर्डर लिखा है। ठीक है, होप आपको समझ आई होगी। अब और देखो, अगर मैं b प्लस ए करूँ इन्हीं दो वेक्टर्स को लेके, पहले हमने a प्लस बी किया था, अब मैं b प्लस ए कर रहा हूँ। b प्लस ए है तो पहले आप b वेक्टर को ड्रॉ करोगे, तो ये मैंने b वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही है ना, b वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो b वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब b वेक्टर के हेड से मैं a वेक्टर को की टेल को जोड़ दूंगा, तो a वेक्टर ऐसे है तो मैंने ऐसे ही ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे, तो a वेक्टर आ गया। अब यहाँ से पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को अगर आप मिला दोगे तो ये आपको रिजल्टेंट देगा, ये सीधी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको एक एरो बनाना है, एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का रिजल्टेंट किधर था, इस डायरेक्शन में, और b प्लस ए का किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। मैग्नीट्यूड तो मैं बता रहा हूँ आपको कि होता है, वो हम बाद में जाके कर भी लेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप मान लो कि ये सेम होता है और डायरेक्शन आपको दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सेम होते हैं। ठीक है, चाहे आप a प्लस बी को जोड़ो और यहाँ पर b प्लस ए को जोड़ो, आपको सेम आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव नेचर शायद, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जैसे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये बराबर होते हैं, ऐसे ही ये वेक्टर के केस में भी होता है। ठीक है, अब और एक हम एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ की और आपको और समझ आएगा। ये मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये a वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये b वेक्टर है इस डायरेक्शन में। आप सिंपली इन दोनों को खुद जोड़ने की कोशिश कीजिए और फिर सोल्यूशन देखिए कि कैसे जोड़ेंगे। तो पहले हमने a प्लस बी किया, तो a वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और b वेक्टर नीचे की तरफ है तो नीचे ड्रॉ कर लिया। तो जो c वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट वो ऐसे आ जाएगा। अब मैं b प्लस ए ज्वाइन करता हूँ, ये रिजल्टेंट है, बेसिकली c है जो, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, अब मैं b प्लस ए ज्वाइन करता हूँ, तो b वेक्टर पहले नीचे की तरफ है तो मैंने नीचे की तरफ ज्वाइन कर लिया और इसकी टेल से, इसके हेड से a वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया। a वेक्टर ऐसे है तो ऐसे कर दिया। तो पहले वेक्टर जो b वेक्टर है उसकी टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर से ज्वाइन किया, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। तो देखो a प्लस बी या b प्लस ए सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स आ गए, ये भी ऐसे वेक्टर आ गया, ये भी नीचे की तरफ वेक्टर आ गया। इसका मतलब a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होते हैं। इसको मैंने नाम दिया था c वेक्टर और इसको नाम दिया d वेक्टर, तो c वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर बराबर हो गए। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। बस सिंपली आपको एक वेक्टर लेना है, ठीक है, उसको ड्रॉ करना है, उसके हेड से दूसरे वेक्टर को ज्वाइन कर देना है और फिर पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है, वो आपको रिजल्टेंट देगा। ठीक है, इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। अब जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का हमारे पास ऐसा रूल नहीं है, ये एडिशन के लिए तो रूल है बट सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन को हम बड़ी चालाकी से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिखना है मेरे को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। और माइनस वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कल मैंने आपको बताया था कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन को 180 डिग्री फ्लिप कर देते हो, घूम जाता है वेक्टर, तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। ऐसे ही a वेक्टर, इन्हीं दो को लेके हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर करने के लिए पहले a वेक्टर को जो है ड्रॉ करते हैं। a वेक्टर है ऐसे,
ठीक है, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है और जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमें बी वेक्टर ऐसे गिवन थी। तो पहले आपने ए वेक्टर को एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया, अब माइनस बी वेक्टर करना है। तो माइनस का मतलब है कि बी वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये देखो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से फिर वही मतलब रूल आ जाएगा कि पहले वेक्टर की, यहाँ पे एक एरो है, तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक आप वेक्टर ड्रॉ करो, वो उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं b माइनस ए करना चाहता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, b वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो हमें b प्लस माइनस ए करना है, तो पहले b वेक्टर नीचे की तरफ है, तो मैंने b वेक्टर नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया। फिर a कैसे था, ऐसे, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा, ऊपर की तरफ। तो ये देखो मैंने ऊपर की तरफ माइनस ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये माइनस ए। फिर वही रूल, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करो, तो आपको इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे, यहाँ पे इसका हेड, और जो डी वेक्टर है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में इसका हेड। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। इसका मतलब जो सी वेक्टर है दैट इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर, बट सी वेक्टर इज नेगेटिव टाइम्स डी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करता हूँ, दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसके बराबर होता है, बट इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, इसे कॉम्यूटेटिव बोलते हैं शायद, कॉम्यूटेटिव। तो मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आया और इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आया, तो मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इनफैक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज माइनस टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि जो b माइनस ए का रिजल्टेंट है वो a माइनस बी के रिजल्टेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये a माइनस बी का रिजल्टेंट ऊपर था और ये नीचे की तरफ है b माइनस ए का रिजल्टेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करता हूँ तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो ऑपोजिट आते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव, मतलब ये चीज़ होती है। ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉन कॉम्यूटेटिव। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहता था मैं। ओके, ये मेरा ट्राइंगल लॉ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो भी एक एक्सटेंशन ही है ट्राइंगल लॉ की, उसे हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ की पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन in order to add two or more vectors, two or more than two vectors। अगर हमें दो वेक्टर्स तक जोड़ने हैं, दो वेक्टर्स जोड़ने हैं तो हम ट्राइंगल लॉ की हेल्प लेते हैं। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ना है तो हम पॉलीगन लॉ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ से उनको जोड़ के दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, इन सब का हमें रिजल्टेंट चाहिए तो हम इसको पॉलीगन लॉ से जोड़ते हैं। तो देखो कैसे जोड़ते हैं, पहले जैसे ये ए वेक्टर है तो मैंने इसको ए वेक्टर को ऐसे ज्वाइन ड्रॉ कर लिया, फिर ए वेक्टर की टेल से ये बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया, फिर ये सी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और फिर ये डी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये डी वेक्टर। अब यहाँ पे आके मान लीजिए रुक गया, तो मैं पहले वेक्टर की टेल से इसको उल्टी डायरेक्शन में जोड़ता हूँ, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर है जो दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वही करने की कोशिश की थी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा एरो लगा हुआ है, तो रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ये। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरे पास है ए वेक्टर, नीचे की तरफ है बी, ये सी और ये डी। आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए स्क्रीन पॉज करके और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो ये कुछ मेरे पास ऐसा बन जाता है, ये कुछ ऐसे आ जाता है मेरे पास ऐसे।
तो ये ए वेक्टर ऐसा है तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, बी वेक्टर नीचे की तरफ है तो ये मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया, फिर सी वेक्टर ऐसे तिरछा है तो ये मैंने तिरछा ड्रॉ कर दिया, डी वेक्टर ऐसे है तो ये भी डी वेक्टर को ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे आके रुक जाता है तो ये हम एक रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इस पर, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता बट फिर भी हमें पॉलीगन लॉ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ टेल ऑफ द फर्स्ट मीट विद द हेड ऑफ लास्ट देन वेक्टर, ये कहना चाहता हूँ मैं, इफ टेल ऑफ द फर्स्ट मीट विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर देन रिजल्टेंट इज जीरो। मतलब कहने का कि जैसे इस केस की बात करते हैं, अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी और डी वेक्टर का जो हेड है वो ए वेक्टर की टेल पे आके ख़त्म होता सपोज, तो इसका जो रिजल्टेंट है उसको हम ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो रिजल्टेंट कब आएगा इसका, जब ये एक क्लोज पॉलीगन बना लेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं चाहिए तो ये एक क्लोज पॉलीगन नहीं होना चाहिए। अगर इसने इन सब वेक्टर्स को जोड़ के अगर ये एक क्लोज पॉलीगन बना देगा तो इसका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। जैसे इस केस में ये ओपन रह गया था तो फिर हमने एक उल्टी डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करके जो इसका रिजल्टेंट था तो हमने इस पॉलीगन को कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट लॉ है उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में भी हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, तो इनको कैसे जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनको हम एज अ साइड्स ऑफ पॉलीगन लेते हैं। ठीक है, को इनिशियल बना लेते हैं, तो ए वेक्टर को ऊपर और बी वेक्टर को ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ से फिर बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये एक पॉलीगन बन गया। फिर हम इनकी जहाँ पे इनकी टेल्स ज्वाइन हो रही हैं वहाँ से एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स तक जाता हुआ, और ये जो चीज़ है ये इसका रिजल्टेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल लॉ में भी आया था ऐसे ही इसमें भी आता है कि अगर हमारे पास पॉलीगन, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से ज्वाइन करते हैं तो दो साइड्स को पैरेललोग्राम की साइड्स की तरह ट्रीट करते हैं, और यहाँ से होता हुआ डायगोनल जो ऑपोजिट वर्टेक्स तक जाता है ये इसका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, बट इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है, बट पैरेललोग्राम लॉ आपको डायरेक्शन एज वेल एज आपको वो मैग्नीट्यूड दोनों देगा। ठीक है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करने हैं। पहले तो इसका डायरेक्शन तो ये आ गई नॉर्मल सी, ठीक है, बट हम ये एंगल वगैरह सब कुछ फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे करेंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ़ वी टेक टू वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम then the diagonal passing through the common tail then the diagonal pass, क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक डायगोनल हो सकता है ऐसे, तो उसको नहीं लेना जो उसकी कॉमन टेल से जाता है। then the diagonal passing through the common tail gives us the resultant of two vectors। ठीक है, ये तो इसकी स्टेटमेंट आ गई। अब इसका एनालिटिकल मेथड हम देखते हैं। एनालिटिकल मेथड कैसे, जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों के बीच का, जैसे यहाँ पे एंगल थीटा था तो इन दोनों के बीच ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है मैंने और बी वेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है, तो इनके बीच का जो एंगल है उसको हमने थीटा मान लिया। मान लीजिए ये जो बी वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल बी ले लेता हूँ मैं, और ये जो ए है इसका मैग्नीट्यूड मैं स्मॉल ए वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमने एक पैरेललोग्राम पूरा कर लिया ब्लू कलर की लाइन में। उसके बाद हमने ये जो नीचे वाली लाइन है पी क्यू, इसको एक्सटेंड किया और एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया रेड लाइन में। ठीक है, और मैंने नाम रख दिया इसका पी क्यू आर एस टी ऐसे। ठीक है, पैरेललोग्राम जो पहले था वो तो ब्लू कलर में था, रेड कलर वाला हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, समझ आया। और ये एंगल दोनों के बीच एंगल थीटा हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल होती हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, तो इसका प्रूफ है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ मतलब आपके स्कूल टेस्ट में पूछा जाएगा, और फिर इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको एंटायर लाइफ ही याद रखना है। ठीक है, तो पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे लिखते हैं,
इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इस क्यू आर और एस की बात करता हूँ छोटे से ट्राइंगल की। तो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट आ गया आर एस और एडजेसेंट साइड आ गया सॉरी हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड है आर एस, एडजेसेंट सॉरी हाइपोटेन्यूज है एस क्यू। तो ये आ गया मेरे पास आर एस अपॉन एस क्यू, आर एस को एज इट इज लिख लिया और एस क्यू को मैंने बी लिख लिया क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये मेरे पास आ गया बी, और मैंने क्या किया, बी को इधर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर एस आ गया मेरे पास बी साइन थीटा। ऐसे ही इसमें मैं कॉस थीटा लेता हूँ, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज क्यू आर बाय एस क्यू, तो एस क्यू बी है, तो बी को मैंने कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू आर आ गया मेरे पास बी कॉस थीटा। ये रिजल्ट हम बाद में यूज करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो जो ये 90 डिग्री है, तो मुझे पता है पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो पी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। तो अगेन पी एस स्क्वायर, तो पी आर को मैं ब्रेक कर लेता हूँ पी क्यू प्लस क्यू आर में। तो पी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू प्लस क्यू आर होल स्क्वायर प्लस आर एस। ठीक है, फिर मैंने ये ब्रैकेट ओपन की, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 PQ इंटू क्यू आर प्लस आर एस स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी होल स्क्वायर की। अब मैं पी क्यू की वैल्यू लिखता हूँ, पी क्यू तो मैंने पहले ही मान लिया कि ये ए है, तो यहाँ पे पी क्यू की जगह ए स्क्वायर आ गया, और क्यू आर यहाँ पे हमने निकाला था क्यू आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो क्यू आर स्क्वायर का मतलब है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 पी क्यू की जगह ए लिख दिया, क्यू आर की जगह बी कॉस थीटा लिख दिया, और आर एस की जगह बी साइन थीटा होल स्क्वायर ये लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से b कॉमन ले लेता हूँ, तो ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, b कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैंने इस टर्म और इस टर्म में से b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हमें पता है 1 होता है, तो जो रिजल्टेंट बचा वो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और क्योंकि इधर भी स्क्वायर था तो यहाँ पे अंडर रूट में आ गया ये वैल्यू। ठीक है, तो ये रिजल्ट है जो वो आपको याद होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद रखना है। अब ये जो स्मॉल ए लिखा था मैंने यहाँ पे, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, और मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ए की जगह ये ए मॉडुलस, बी की जगह बी मॉडुलस लिख के ये सॉल्व कर लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे ही लिखना है, बट किसी बुक में अगर आप देखोगे तो ऐसे भी आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली इसी मैग्नीट्यूड जो मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लिया उसको मॉडुलस के साथ वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट ये है इसका। ठीक है, अब मेरे पास ये जो आर है इसकी लंबाई आ गई। ठीक है, ये हमने लंबाई निकाल ली इसकी। अब मेरे को मतलब इसका मैग्नीट्यूड आ गया, बट हमें तो डायरेक्शन भी तो चाहिए ना कि ये जो रिजल्ट है, ये जो मतलब नेट फोर्स है इस बॉडी पे लग रही, वो कितना एंगल बना के बैठी है वर्टिकल के साथ। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है, तो उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है वो तो हमने निकाल लिया, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट करके। बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, तो किस डायरेक्शन में पता करने के लिए ये एंगल मैंने अल्फ़ा मान लिया इसके साथ वर्टिकल लाइन सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ए के साथ। ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा है इस रिजल्टेंट का, तो हमें ये अल्फ़ा निकालना है। तो अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ पी आर और एस, तो इसमें टेन अल्फ़ा क्या होगा, आर एस अपॉन होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज़ आर एस अपॉन पी आर। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ आर फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल पी आर एस, तो टेन अल्फ़ा होता है मेरे पास आर एस अपॉन पी आर, और आर एस पी आर को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ से पी आर को मैं लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू आर। तो ये मेरे पास आ गया आर एस
जिसकी मैंने पहले ही ऊपर वैल्यू निकाली थी वो है बी साइन थीटा, और पी क्यू ए है और ये बी कॉस थीटा है। जो मेरे पास tan अल्फा आता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब दो चीज़ें मेरे को मिल गई, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, दोनों चीज़ मिल गई। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं हमेशा हमेशा के लिए, भूलना नहीं है कभी भी। ठीक है, अच्छा और चीज़, इसको रिमेंबर कैसे करोगी, ये मैंने टेक्निकली तो आपको बता दिया कि ये कैसे आया है। ठीक है, अब आपको इसको रटना है। ठीक है, वो रटने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखो ये b के साथ साइन थीटा और यहाँ पे b के साथ ही कॉस थीटा लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ये b के साथ ऊपर साइन थीटा आता है और b के साथ कॉस थीटा नीचे आता है। तो इसको रटने का मेथड ये है कि जिस साइड के साथ मेरा एंगल अल्फा बना हुआ है, ठीक है, वो a साइड के साथ बना हुआ है, तो उससे ऑपोजिट साइड है जो b, उसके साथ साइन थीटा ऊपर और उसी के साथ कॉस थीटा नीचे आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, और इस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करते हैं, और हर एक चीज़ हम बहुत ध्यान से बहुत ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई। ये रिजल्टेंट आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है, जो कि हमने माना कि वो वर्टिकल के साथ बना के बैठा है। क्या आप ये एंगल, अगर मैं इस एंगल को बीटा मान लूँ तो क्या आप बीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस बीटा को देखना आप प्रूव करके। तो tan बीटा की मैं सिंपल वैल्यू, मैं तो अपने जो ये मेथड मैंने आपको बताया था रटने वाला उसी से लिख देता हूँ, बट आप इसको टेक्निकली इसको करने की कोशिश करना कि बीटा कैसे निकालोगे tan बीटा। ठीक है, तो tan बीटा है जो मेरे पास वो आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, वही उसी मेथड से जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है b के साथ, तो a के साथ साइन थीटा और नीचे a के साथ कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारे नोट्स बनाने हैं। इस जो प्रूफ है, इस प्रूफ को आप एक बार खुद को करने की कोशिश करना, इसको सॉल्व करना, फिर ये जो रिज़ल्ट है ये आप याद रखना, और मैं आपको असाइनमेंट अपलोड करूँगा कल। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद फिर हम उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।